गरीब जेठानी के लिए 4 देवरानी बनी नौकरानी। कान खोलकर सुन ले बहू, अगर मैंने अपने कमरे में दोबारा बाल बराबर भी धूल देखी तो तुझे हमेशा के लिए तेरे मायके भेज दूंगी। ये आप क्या कह रही हो माँ जी? सफाई करने में कहीं ना कहीं थोड़ी धूल तो रह ही जाती है। आप इतनी सी बात के लिए मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, ये मुझे बताने वाली तू कोई नहीं होती। गरीब चौल की बदसूरत लड़की, अब जा दोबारा से मेरा कमरा साफ कर। कुमुद ने अपनी बहू देविका से फिर से कमरा साफ करवाया, जो कि उसने थोड़ी देर पहले बड़ी ही मेहनत से साफ किया था। देविका के साथ ये अब रोज की कहानी बन चुकी थी। वो जिस दिन से ससुराल आई उसी दिन से उसकी जिंदगी नरक बन गई। कुमुद के 5 बेटे थे, जिनमें से उसका बड़ा बेटा अपनी पसंद से शादी करके देविका को अपने घर की बहू बना लाया। और यह बात कुमुद को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसे पहले ही दिन से देविका से नफरत हो गई और उसने देविका को अपनी बहू बनाने के बजाय उसे घर की काम वाली बाई बना डाला। कुमुद ने अगले ही दिन से देविका से घर के सारे काम करवाए, यहां तक कि उसने अपने सारे नौकरों को हटाकर पूरे घर की जिम्मेदारी देविका के ऊपर डाल दी। देविका का पति अपनी बाकी भाइयों के साथ शहर से बाहर काम किया करता था, जिससे घर में चल रही बातों का उसे कुछ भी पता नहीं था। आखिर कब माँ जी मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगी? या जिंदगी भर मुझे इस घर की नौकरानी की तरह ही रहना होगा? कुछ दिन गुजरे और अब कुमुद के छोटे 4 बेटों की शादी का सिलसिला उठ चुका था। इस बीच कुमुद ने देविका से जबरदस्त काम लिया। देविका सारा दिन नौकरानियों की तरह काम किया करती, जिसकी वजह से देविका काफी कमजोर हो गई। उसकी हड्डियां निकल आईं और अपना ख्याल न रख पाने की वजह से वो बड़ी ही बदसूरत सी लगने लगी। फिर एक दिन, सुन बहू, तूने काफी अच्छी नौकरानी बनकर काम किया। घर में किसी भी आते जाते को तूने पता नहीं लगने दिया कि तू बदसूरत लड़की मेरे बहू है। अब तुझे मेरा एक और काम करना होगा। जब तक मेरे छोटे बेटों की शादी नहीं हो जाती तब तक तू यहीं इसी कमरे में रहेगी। क्या माँ जी, मतलब मैं अपनी देवरों की शादी में भी शामिल नहीं होंगी? बिल्कुल सही समझी तू गरीब गवारन। तू बदसूरत ही नहीं बल्कि बहुत मनहूस भी है। कहीं मेरे बेटों की शादी में तेरे शामिल होने से कोई अनहोनी ना हो जाए। कुमुद की बातें देविका को जहर से भी ज्यादा कड़वी लग रही थी, लेकिन वो कभी भी अपनी सास को पलटकर जवाब नहीं देती। वो उसकी बहुत इज्जत करती थी, इसी वजह से वो अब तक उसकी सारी बातें मान रही थी। और हाँ, अभी तो एक काम और बाकी है। तुझे सजावट का सामान लाकर पूरे घर को सजाना है। लेकिन माँ जी, मैं अकेले इतने बड़े घर को कैसे सजा सकती हूँ भला? जैसे अब तक करती आई है। मैं किसी को नहीं बुलाऊंगी घर की सजावट के लिए। सब कुछ तुझे ही करना होगा, और याद रहे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर कुमुद वहां से चली गई। देविका के पास अपनी सास की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो बाजार गई और वहां पर अलग अलग दुकानों से सजावट का सामान लिया। वापस आकर उसने बड़ी मेहनत से पूरे घर को सजाया। पूरा घर सजाने में उसे घंटों लग गए। वो अब पूरी तरह से थक चुकी थी। मुझे पता था कि तू घर को अकेले ही सजा लेगी, लेकिन तूने इसमें बहुत समय लगा दिया। अब जल्दी से अपने कमरे में चली जा, सभी मेहमान आते ही होंगे। कुमुद की बात मानकर देविका बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाकर बैठ गई। वो बहुत उदास थी। कुछ ही देर में घर मेहमानों से भर गया। जहां एक तरफ उसके देवरों की हल्दी लगाई जा रही थी, वहीं देविका अपने कमरे में बंद अकेली बैठी रो रही थी। उसे मेहमानों के बीच न देखकर उसके पति ने कुमुद से पूछा कि माँ, देविका कहाँ है? अरे बेटा, बहू की तबीयत काफी खराब है, इसलिए वो अपने कमरे में आराम कर रही है। अपनी माँ की बात सुनकर उसका पति उससे मिलने कमरे में गया, जहां देविका बेड पर बैठी हुई थी। रोने की वजह से उसकी आंखें सूज गईं और साथ ही वो इतनी कमजोर हो गई थी कि वो सच में बीमार ही लग रही थी। तुम्हें क्या हो गया देविका? तुम इतनी कमजोर लग रही हो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि बीमार हो? चलो हम दवा लेने चलते हैं। आप घबराइए मत, मुझे बस थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। मुझे चक्कर आ रही थी, इसीलिए मैं फंक्शन में शामिल नहीं हो पाई। हालांकि ये झूठ था। वो बहुत मन से फंक्शन में शामिल होना चाहती थी, लेकिन उसे याद था कि उसकी सास ने उससे क्या कहा था। उसका पति निराश मन से वहां से चला गया। देविका इसी तरह हर फंक्शन में अपने कमरे में ही बंद रही। इस बीच वो खाना भी ठीक से नहीं खा पाई, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा कमजोर हो गई। दिन गुजरे और अब घर में देविका की 4 नई देवरानियां आ चुकी थी, जिनका कुमुद ने बड़ी खुशी के साथ गृह प्रवेश किया। कितनी सुंदर है मेरी चारों बहू, एकदम गोरी चिट्टी अमीर घर की लड़कियां। मैं अपनी बड़ी बहू भी बिल्कुल ऐसी ही चाहती थी, लेकिन पता नहीं कहां से वो बदसूरत गरीब गवार मेरे पल्ले बढ़ गई। कुमुद अपनी बहुओं की आरती उतार रही थी कि तभी, माँ जी, हमने सुना था कि हमारी एक जेठानी भी है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो हमारी शादी में शामिल नहीं हो पाए। हाँ माँ जी, कहाँ है हमारी जेठानी जी? क्या उनकी इतनी तबीयत खराब है कि वो हमारे गृह प्रवेश में भी शामिल नहीं हुई?
कमाल है, अभी ठीक से घर में आई भी नहीं है कि इन्हें अपनी जेठानी की चिंता होने लगी। हाँ, मेरी बहू, तुम्हारी जेठानी की थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए वो कमरे में आराम कर रही है। गृह प्रवेश होते ही सारी बहुएं अपनी जेठानी से मिलने उसके कमरे में पहुंची, जिन्हें देख देविका हैरान हो गई। अरे तुम यहाँ पर कैसे? अरे नहीं भाभी, माफ करना, आपको डिस्टर्ब किया। आपकी तो सच में काफी तबीयत खराब लग रही है, आप बहुत कमजोर भी लग रही हैं। एक तरफ हम सब ने इतनी खुशी से शादी एंजॉय की, वहीं दूसरी तरफ सारा समय हमारी जेठानी जी अकेली तबीयत खराब में इस कमरे में बंद रही। आप फिक्र ना करें भाभी जी, अब हम आ गए हैं, हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे और आप फिर से तंदुरुस्त हो जाएंगी। देविका को इस बात पर काफी हैरानी हुई कि उसकी देवरानियां, जिन्होंने अभी उस घर में अपने कदम ही रखे थे, उन्हें उसकी इतनी चिंता हो रही थी। इसके बाद देविका ने उनसे उनके नाम पूछे। सभी ने उसे खुशी खुशी अपने नाम बताए। अगले दिन सुबह देविका अपना कमरा साफ कर रही थी कि तभी वहां पर दिशा आई। अरे ये आप क्या कर रही हैं? आपकी तबीयत खराब है, आप सिर्फ आराम कीजिए, कमरे की सफाई मैं कर दूंगी। इसके बाद दिशा ने देविका को बेड पर लिटा दिया और फिर पूरे कमरे की सफाई की। थोड़ी देर बाद पूर्वी खाने की थाली लेकर दीपिका के कमरे में पहुंची। मामी, मैंने आपके लिए ये पौष्टिक खाना बनाया है, ये आपकी सेहत के लिए काफी अच्छा रहेगा। तुम्हारा शुक्रिया पूर्वी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी होने वाली देवरानियां मेरा इतना ख्याल रखेंगी। ये तो हमारा फर्ज है जेठानी जी, इसमें कोई शुक्रिया करने की बात नहीं। आप जल्दी से खाना खा लीजिए, फिर मैं आपको दवा दे दूंगी। वैसे भी आप हमारी पहली रसोई में भी शामिल नहीं हुई। देविका थोड़ा सोचने लगी। फिर पूर्वी ने उसे जैसे ही दवा देनी चाहिए, उसके सब जगह ढूंढने पर भी उसे कमरे में कहीं भी दवा नहीं मिली। भाभी, आपकी दवा कहाँ की? वो मैं दरअसल मुझे सिर्फ थोड़ी कमजोरी की दिक्कत हुई, इसलिए मैंने कोई दवा नहीं ली। मुझे दवा की जरूरत नहीं है। लेकिन भाभी, ये इतनी कमजोरी किस लिए हो रही है? कम से कम आपको पहले अपना चेकअप कराना चाहिए था। वहीं पर श्रुति ने ये सब बातें सुन ली और उसने तुरंत ही डॉक्टर को फोन करके घर बुला लिया। श्रुति डॉक्टर को देविका के कमरे में लेकर गई। डॉक्टर ने देविका का चेकअप किया और बताया कि देविका को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कमजोर है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर वहां से चला गया। मैंने कहा था ना कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ थोड़ी कमजोरी है। शुक्र है भगवान का कि आपको कोई बीमारी नहीं है। लेकिन भाभी, आप इतनी कमजोर कैसे हो गई? आखिर आपकी कमजोरी के पीछे की वजह क्या है? इस पर देविका चुप रही। वो नई बहुओं को अपनी सास के बर्ताव के बारे में बताना नहीं चाहती थी कि तभी वजह चाहे जो भी हो, लेकिन हम भाभी का पूरा ख्याल रखेंगे, जिससे उनकी कमजोरी जल्दी से दूर हो जाएगी। हम उनके लिए उनकी नौकरानियां बन जाएंगी। इसके बाद चारों देवरानियों ने मिलकर देविका का खूब ख्याल रखा। वो देविका को कोई काम करने नहीं देती थी। कभी वो उसके सिर में तेल लगाकर मसाज किया करती, तो कभी उसे अपने हाथों से बना अच्छा खाना खिलाया करती। देविका को यह सोचकर काफी खुशी होती कि जो सम्मान और प्यार उसे उसकी सास ने नहीं दिया, वो उसकी देवरानियां उसे दे रही थी। और ये बात कुमुद को बहुत ज्यादा खटक रही थी। कहाँ जा रही है राधा बहू? माँ जी, मैं भाभी के लिए बाजार से कुछ खाने की अच्छी चीजें लेने जा रही हूँ। घर में दलिया, अंडे और हरी सब्जियाँ नहीं है और भाभी को इन सब की काफी जरूरत है। इस पर कुमुद को काफी गुस्सा आया, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया। अरे बहू, तू इतनी गोरी चिट्टी है और बाहर कितनी गर्मी और धूप है। अगर तू बाहर गई तो तेरा पूरा चेहरा और शरीर झुलस जाएगा। माँ जी, आपको मेरी रंग की पड़ी है। मेरे रंग रूप से कई ज्यादा जरूरी भाभी की सेहत है। राधा अपनी सास को जवाब देकर बाजार से खाने पीने का सामान लेने चली गई। उसने बाजार से अंडे, दूध, दलिया, हरी सब्जी और कुछ मेवा ली और घर आकर राधा और पूर्वी ने देविका के लिए अच्छा खाना बनाया। ये सब बातें कुमुद को खाई जा रही थी। वो बेबस होकर ये सब सोफा पर बैठी देख रही थी कि तभी उसकी नंद अपनी नई बहू को लेकर वहां पर पहुंची। अरे सरिता, तुम और तनु को भी लेकर आई हो? हाँ भाभी, मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी बहू को आप और आपकी नई बहुओं से मिलवा लाऊं। वैसे कहाँ हैं आपकी बहुएं और घर में ठीक तो रह रही है ना? हाँ, मेरी बहुएं भी बिल्कुल मेरी तरह ही सुंदर है। वैसे तुम्हारी बहू भी कुछ कम नहीं है, काफी सुंदर बहू मिली है तुम्हें भी। अरे क्या भाभी, बाहर की सुंदरता से क्या होता है, मन सुंदर होना चाहिए। इस बात पर तनु ने अपनी सास को टेढ़ी निगाहों से देखा। ये खुद तो जरा भी सुंदर नहीं है, इसीलिए इनको सुंदरता का महत्व ही नहीं पता। इसके बाद सरिता ने देविका की तबीयत के बारे में पूछा, जिस पर कुमुद ने बात को आई गई करके दूसरे उसे बातों में लगा लिया। थोड़ी देर बाद श्रुति ने उन दोनों को नाश्ता कराया और फिर सभी बहुएं थोड़ी देर उनके पास बैठकर वापस से देविका के कमरे में चली गईं। देविका के पास उनका बहुत मन लगता था। अरे बस भी करो राधा, मेरा पेट भर चुका है,
तुम तो मुझे खिला खिलाकर मोटी कर दोगी। अगर हम आपको इस तरह नहीं खिलाएंगे तो आपकी कमजोरी नहीं भर पाएगी। देविका की पांचों देवरानियां उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी और अब देविका की कमजोरी पूरी तरह से दूर हो चुकी थी। ये देखकर उसकी देवरानियों ने उसके ऊपर कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। देविका के मना करने पर भी वो कभी उसके चेहरे पर फेशियल किया करती तो कभी उसके बालों पर ट्रीटमेंट किया करती। इससे देविका को पता चला कि उसकी चारों देवरानियां काफी मॉडर्न थी। देविका अब पहले से काफी सुंदर दिखने लगी थी। उसका असली निखरा हुआ रंग उभर आया था और उसके बाल भी लंबे और सुंदर हो गए थे। फिर एक दिन पूर्वी उसका मेकअप कर रही थी, वहीं श्रुति उसके बाल बना रही थी। अरे पूर्वी, मैंने कभी मेकअप नहीं किया, कहीं मैं इसे लगाकर अजीब न लगूं। क्या मेकअप करके इतनी सुंदर लड़की कभी अजीब दिख सकती है? आप ही कमाल की बातें करती हैं। क्या सुंदर, और वो भी मैं? थोड़ी देर में देविका को पूरी तरह तैयार करके उसकी देवरानियों ने उसे शीशे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। अपने आप को ही देखकर देविका को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो सच में काफी सुंदर दिख रही थी। क्या ये मैं हूँ? पर मैं तो बहुत बदसूरत दिखती हूँ ना? नहीं नहीं भाभी, कोई भी लड़की बदसूरत नहीं होती, सिर्फ खुद पर ध्यान न दे पाने की वजह से उनकी खूबसूरती कहीं दब जाती है। हाँ भाभी, अपना ख्याल रखने पर ही इंसान का असली रूप उभर कर बाहर आता है और इसमें कुछ भी बनावटी नहीं है। देविका को अपनी देवरानियों की बात समझ आ गई कि जैसे वो अब दिख रही है ये उसका असली रूप है। उसने अपनी चारों देवरानियों का शुक्रिया किया। पता नहीं कि मैं तुम्हारे ये एहसान कब चुका पाऊंगी। सच में सिर्फ तुम सबकी वजह से ही मैं यहाँ पर इतनी खुश, सुकून और प्यार महसूस कर पाई हूँ। चारों देवरानियां देविका के गले लगीं और ये सारा मंजर उनकी सास कुमुद देख रही थी। ये बदसूरत गरीब गवार इतनी सुंदर कैसे दिख रही है? नहीं, ये कभी अच्छी नहीं दिख सकती। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। चारों देवरानियों के जाने के बाद कुमुद देविका के कमरे में पहुंची। अरे ओ बदसूरत, तेरी छुट्टियां खत्म हुई कि नहीं? जब से मेरी बहुएं इस घर में आई हैं तब से तूने उन्हें नौकरानी बनाकर रखा हुआ है। मेरी बहुओं से सारा काम करवा करवा कर खुद पर तिनका भी इधर से उधर नहीं करती, रानी बनी हुई बैठी है। नहीं माँ जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कितनी चालाकी सी तबीयत खराब होने के बहाने का तूने खूब फायदा उठाया है। कमरे में बैठे बैठे खाकर भैंस की तरह मोटी हो गई है। ये मेकअप लगाने से कोई कुदरती सुंदर नहीं हो जाता। हटा इसे। इतना कहकर कुमुद जबरदस्ती देविका के मुंह से मेकअप हटाने लगी और जोर से देविका के चेहरे को रगड़ रही थी, जिससे देविका को दर्द होने लगा और वो जोर से चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर चारों देवरानियां दौड़कर वहां पहुंची और उन्होंने कुमुद को रोकने की कोशिश की। माँ जी, आप क्या कर रही हैं? छोड़िए। माँ जी, छोड़िए ना जिठानी जी को। चारों बहुओं ने बड़ी ही मुश्किल से कुमुद को रोका। जैसे उन्होंने कुमुद से पूछने के लिए मुंह खोला तभी कुमुद का फोन बजने लगा। कुमुद ने देखा कि उसकी नंद का बेटा उसे फोन कर रहा था। क्या हुआ बेटा, कैसे फोन किया और तू इतना घबरा क्यों रहा है? क्या? ये सुनकर पांचों बहुएं एक दूसरे का मुंह देखने लगी। उन्होंने पूछना चाहा पर कुमुद बिना कुछ बताए तेजी से गाड़ी में बैठकर चली गई। पीछे से पांचों बहुओं ने उसका पीछा किया। पीछा करते करते उनकी गाड़ी एक पुलिस स्टेशन के सामने रुकी। गाड़ी से निकलकर कुमुद जल्दी से स्टेशन के अंदर गई तो वहां पहुंचकर पता चला कि उसकी नंद सरिता को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर रखा था। सरिता, तुम ठीक हो ना? किसने किया ये तुम्हारे साथ? बुआ, ये क्या, ये सब कैसे? सरिता ने उन्हें सारी बात बताई कि किस तरह उसकी बहू तनु ने उस पर केस कर दिया। मैंने तो सिर्फ उसे खाना बनाने को कहा था। जिस दिन से वो बहू बनकर घर आई है तब से उसने रसोई की झलक भी नहीं देखी। यहाँ तक कि उसने अपनी पहली रसोई की रस्म करने से भी इनकार कर दिया। आज मैं गुस्से में उससे थोड़ा तेज आवाज में बोल पड़ी और देखो, अंजाम तुम्हारे सामने है। उसने मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए कि मैं काम न करने पर उसे मारती हूँ और वो एक गर्भवती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बहुत गलत बात है, उसने बहुत बुरा किया। आप फिक्र ना करें बुआ, हम आपको छुड़ा लेंगे। मैंने कहा था कि बाहर की सुंदरता किसी काम की नहीं होती। काश मुझे भी देविका जैसी बहू मिली होती तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। पीछे से कुमुद की चारों बहुओं ने आकर सरिता का हौसला बढ़ाया और कहा कि हम सब उसके साथ हैं, उसे छुड़ाकर ले आएंगे। वहीं दूसरी तरफ कुमुद को देविका के साथ अब तक किए गए बुरे पर्दाओं पर बहुत अफसोस हो रहा था। उसके इतना परेशान करने के बाद भी देविका ने उफ तक नहीं की, यहाँ तक कि कभी उसे पलटकर जवाब भी नहीं दिया। वहीं तनु ने अपनी सास को छोटी सी बात पर जेल में डलवा दिया। कुमुद को अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि उसने अभी तक जो किया वो बहुत ही गलत था। वो मन ही मन बहुत शर्मिंदा थी। वहीं दूसरी तरफ, इंस्पेक्टर साहब, क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है?
बिना सबूत के आप इस तरह किसी को भी बंदी नहीं बना सकते हैं। इतना कहने पर इंस्पेक्टर ने पूर्वी और देविका को तनु की प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाई, जिसमें लिखा था कि तनु प्रेग्नेंट है। दोनों बहुओं को इस रिपोर्ट पर यकीन नहीं था, इसलिए वो रिपोर्ट पर लिखे पते से उसी हॉस्पिटल पहुंची जहां दूसरी तरफ कुमुद और बाकी बहुएं सरिता के साथ थीं। हॉस्पिटल में पूछताछ करने पर पता चला कि वो रिपोर्ट नकली थी। इंस्पेक्टर को इस बात का पता लगते ही उसने सरिता को तुरंत जेल से रिहा कर दिया और तनु को स्टेशन में बुलाया। वहीं कुमुद सरिता को अपने घर ले गई, जहां बहुओं ने मिलकर उसका मन हल्का किया और साथ ही उसका ख्याल भी रखा। कुछ दिन बीते और अब मामला शांत हो चुका था। पूर्वी, मैंने बुआ जी का खाना पैक कर दिया है, तुम खाना लेकर उनके घर चली जाओ और साथ ही उन्हें ये दवाइयाँ भी देकर आना। जी जेठानी जी, मैं अभी बुआ के घर जाती हूँ। सरिता के घर लौटने पर बहुएं उसका खाना पीना सब संभाल रही थी, क्योंकि तनु को अरेस्ट कर लिया गया था, तो घर में सरिता का ख्याल रखने वाला अब कोई नहीं था। देविका बड़ी ही जिम्मेदारी से दोनों घरों का काम संभाल रही थी। वहीं कुमुद भी ये सब देख रही थी। थोड़ी देर बाद देविका उसके पास खाना लेकर पहुंची। माँ जी, आप भी बुआ की चिंता करते करते आधी हो गई हैं। समय पर खाना खा लिया करें, नहीं तो आपके शरीर में कमजोरी बढ़ जाएगी। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुझ पर इतने जुल्म किया और तूने बदले में मुझसे एक बात तक नहीं की। वहीं सरिता की बहू ने उसे इतनी छोटी बात पर जेल में डलवा दिया। क्या तुझे कभी मुझ पर गुस्सा नहीं आया? नहीं माँ जी, मुझे कभी गुस्सा नहीं आया। मैं तो सिर्फ उस पल का इंतजार कर रही हूँ कि कब आप मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करें। अपनी बहू की बातें सुनकर कुमुद की आंखें आंसू से भर गईं। तू सच में बहुत सुंदर है। तेरे मन की सुंदरता में किसी की भी तुलना नहीं की जा सकती। मुझे माफ कर दे, मैं अब कभी तुझे बुरा भला नहीं कहूंगी। आज से मैं तुझे अपने घर की एक सम्मानित बहू मानती हूँ और मैं तुम्हें सबको एक जैसा ही प्यार दूंगी। उसके बाद कुमुद ने देविका को अपने गले से लगाया। देविका की आंखों में भी आंसू थे। इस पल में ज्यादा खुशी उसने कभी महसूस नहीं की थी। पीछे से चारों देवरानियां भी ये सब देख रही थी। वो भी वहां पहुंची और उन्होंने भी अपनी जेठानी और सास को पीछे से गले लगाया। आज मुझे अपने पूरे परिवार का साथ मिला है। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब से कुमुद अपनी सारी बहुओं को एक सामान्य प्यार और इज्जत देती। और बीतते समय बाद कुमुद ने देखा कि उसकी बहू देविका असल में कितनी सुंदर थी। उसकी इस सुंदरता पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया जो उसके कामों से झलकती थी। देवरानियों के ख्याल रखने से देविका इस तरह हो पाई और देविका ने अपनी सास का ख्याल रखकर उसका दिल जीता। जब हम किसी और का ख्याल रखते हैं तो उससे पता चलता है कि हम उससे कितना प्यार करते हैं। और जब हमारे दिल में प्यार आता है तो हमारी मन की सुंदरता बाहर भी दिखाई देती है। आप सभी अपने परिवार में किसका सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।